आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात उस सियासी सस्पेंस की जिससे अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की, जिनके नाम को लेकर अब तक संशय बरकरार है। सियासी हलचल बढ़ी हुई है और देर शाम केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। सीएम आवास से बाहर आने के दौरान आरसीपी सिंह मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। दरअसल जेडीयू ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है और आरसीपी सिंह के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। जेडीयू में मचे हलचल के बीच में आज आरसीपी सिंह अचानक से एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं और लगभग 6:45 पे वो एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं और लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंद कमरे में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि इस बैठक में आधे घंटे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल हुए थे और जाहिर सी बात है बंद कमरे में 3 नेताओं में क्या कुछ बातचीत हुआ है इसका लबोलबाब तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी जेडीयू, इसको लेकर जो संशय के बादल छाए हुए हैं। इस बीच में आरसीपी सिंह का अचानक से नीतीश कुमार से मुलाकात करना कई संकेत देता है। संकेत ये भी कि क्या बात बन गई या फिर संकेत ये भी है कि क्या नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ना कह दिया, क्योंकि ललन सिंह का यहां पर पहुंचना कई तरह के संकेत देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब बैठक खत्म होती है और नीतीश कुमार और ललन सिंह एक गाड़ी से निकलते हैं और आरसीपी सिंह ठीक उसके 5 मिनट पहले एक अलग गाड़ी से निकलते हैं और वो भी अकेले, तो जाहिर सी बात है बॉडी लैंग्वेज दिखाने की पूरी कोशिश की गई है आरसीपी सिंह की तरफ से। उनसे हम लोगों ने सवाल भी पूछा लेकिन वो बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए चले गए। लेकिन ठीक उसके पीछे नीतीश कुमार और ललन सिंह भी दूसरी गाड़ी से 5 मिनट के बाद पहुंचे। तो जाहिर सी बात है आरसीपी सिंह का भविष्य क्या होगा ये बहुत जल्द इसका पत्ता खुल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार से अचानक आरसीपी सिंह का मिलना एक नए राजनीतिक संकेत तो देता ही है कि क्या आरसीपी सिंह की बात मान ली गई या फिर आरसीपी सिंह को ना कह दिया गया। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। आरसीपी सिंह के काफी कयास से कई दिनों से बताया जा रहा था कि मुलाकात सीएम से नहीं हुई, अचानक से सीएम से उनकी मुलाकात हुई, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, सीएम से मुलाकात तो एक सामान्य प्रक्रिया है। किससे सीएम मिलेंगे नहीं मिलेंगे उनका मामला है। तो यार आरसीपी सिंह जी भी सीएम से मुलाकात उनकी हुई है, तो यह तो कोई इस तरह की घटना नहीं है। कोई दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति आकर मिले अभी के माहौल में तो उसमें थोड़ा उसका अर्थ अलग निकल सकता है। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर कोई नेता अगर कहीं किसी के यहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए अगर आरसीपी सिंह जी, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गौर करने की जरूरत है। क्या लगता है सर, आरसीपी सिंह को लेकर जो संशय की स्थिति वो संशय की स्थिति खत्म हो गई है? नहीं, देखिए संशय की स्थिति किसी मामले को लेकर नहीं है। तो पहले ही से है कि मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है राज्यसभा के संदर्भ में। जब निर्णय हो जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। अभी तो थोड़ा नामांकन में भी अभी कई रोज देर है, तो उसके पहले कोई कहीं मुलाकात किसी की हो रही है तो हो रही है। उधर राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने एक बार फिर एमवाई समीकरण पर ही भरोसा जताया। साथ ही पार्टी परिवारवाद से भी ऊपर नहीं उठ पाई। आरजेडी ने मीसा भारती और फयाज अहमद को टिकट दी है। कल दोनों नामांकन कर सकते हैं। लंबे वक्त के बाद पटना पहुंचे लालू यादव। पटना पहुंचने के 20 घंटे के भीतर राज्यसभा उम्मीदवार का सारा पेच सुलझा दिया और इन 2 नामों पर अपनी मुहर लगा दी। पहला नाम बेटी मीसा भारती और दूसरा नाम फैयाज अहमद का निकलकर सामने आया है। मतलब साफ है कि आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल करते वक्त इस बार माई समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। आरजेडी के इस फैसले के बाद तेजस्वी के A to Z के दावे पर सवाल उठना लाजमी है। 2 सीटों पर एक मीसा भारती जी का टिकट कंफर्म हुआ
वो यादव जाति से आती हैं, दूसरा फैयाज अहमद जी आ गए, ये अल्पसंख्यक आते हैं। तो MY समीकरण पर ही क्या राजद को आगे बढ़ना है, ये तेजस्वी जी को साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये MY समीकरण से ऊपर उठ नहीं सकते। जिनको मालूम है कि हमारा जो वोट बैंक है, जिसको इस समझते हैं वोट बैंक, MY, उस समीकरण से आगे नहीं भाग सकते। और साथ में A to Z की भी बात करते हैं तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ A to Z सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन भेजा है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। इसलिए हमारे यहाँ ये सब नहीं देखा जाता है। इन दो नामों में एक नाम मीसा भारती लालू की बड़ी बेटी है और वो पहले से राज्यसभा की सांसद है। लेकिन जिन फैयाज अहमद का नाम फाइनल किया गया है, उन फैयाज अहमद के बारे में जान लीजिए। फैयाज अहमद मधुबनी के बिस्फी से विधायक रह चुके हैं। बिस्फी विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 में बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हराया था। फैयाज अहमद समृद्ध परिवार से आते हैं। तकरीबन 12 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। मधुबनी के मेडिकल और B.Ed कॉलेज है। कई शैक्षणिक संस्थानों का भी संचालन करते हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को मीसा भारती और फैयाज अहमद नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म भी ले लिया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लंदन सेमिनार में भाग लेने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और बार बार छापेमारी कर तंग किया जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वे बचपन से छापेमारी देख रहे हैं, लेकिन असली छापा तो चुनाव में जनता ने मारा था। जांच एजेंसियां जो है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका उपयोग जो है नाजायज तरीके से किया जाता है। अब हम लोग अपना छापा पड़ेगा। ये काम वही लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं और कायर होते हैं। मारने दीजिए छापा। छापा से क्या होता है? बिहार की जनता ने तो ऐसा छापा मारा था कि बेईमानी करने पे आगे हुआ। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में ईडी ने फिर कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा जगहों पर आरोपियों की संपत्ति अटैच की है। ईडी की टीम ने घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और उसकी पत्नी रजनी प्रिया के साथ कई और आरोपियों की संपत्ति पर अटैचमेंट का नोटिस चिपकाया है। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है वो करोड़ों की बताई जा रही है। ईडी की टीम ने सबौर के रयंदीपुर के अलावा भागलपुर के अंग विहार अपार्टमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक मकान के अलावा कई प्लॉट को सील किया है और नोटिस चिपकाया है। 2017 में बिहार का सबसे बड़ा घोटाला सृजन घोटाले का पटाक्षेप हुआ था, जिसके बाद सीबीआई जांच में जुटी थी और अब जो है ईडी जो है यहाँ पर कुल 20 से ज़्यादा जगहों पर जो है अटैच करने के लिए संपत्ति आई हुई है। जो सृजन के आरोपी हैं रजनी प्रिया, अमित कुमार और भी कई लोग हैं जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं, उनकी संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। और टीम जो है लगातार जो है दिन से ही जो है अटैच के लिए जो है लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। टीम के अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर अटैच करने का जो चस्पा है नोटिस वो चस्पा किया जा रहा है। यहाँ पर सर भी हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है और कब तक ये चलेगी सर? नो कमेंट प्लीज। कितने जगहों पर किया जा रहा है सर? 20 से अधिक जगहों पर किया जा रहा है। किनके रजनी प्रिया, अमित कुमार और भी कुछ लोग हैं सर इसमें क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल उन्हीं के प्रॉपर्टी पे किया जा रहा है कार्रवाई। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि 20 से अधिक जगहों पर जो है अटैच ईडी के द्वारा किया जा रहा है। रात का समय है लेकिन ईडी की टीम लगातार लगी हुई है कि सभी जगहों पर जो है नोटिस को चस्पा कराया जाए और इसके लिए पुलिस टीम भी यहाँ पर इनके साथ जो है लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और गया में जहरीली शराब से 4 की मौत मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 ने खुद भी शराब पी थी, जिनका पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है। मंगलवार को आमस थाना क्षेत्र के पथरा गांव में 4 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली से एक ट्रक में स्पिरिट लाया गया था, जिससे शराब बनाई गई। इसी शराब को पीने से सभी की तबीयत बिगड़ी थी। जिस ट्रक से स्पिरिट लाई गई थी उसकी पहचान कर ली गई। हालांकि एसएसपी ने यह भी कहा कि शराब से मौत की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
नारकोटिक्स विभाग ने पटना से 1 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद की है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी अगमकुआं थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में की गई। विभाग के मुताबिक ये इंटर स्टेट गिरोह है जो कई राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करता है। छापेमारी में 620 ग्राम हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थ मिले हैं। पकड़े गए तस्करों में बबलू डेंजर भी शामिल है। हम लोगों ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसमें से पटना में कुख्यात तस्कर बबलू डेंजर के नाम से मशहूर एक तस्कर को हम लोगों ने सफलता हासिल की है, जिसे कि गाजीपुर निवासी एक प्रमोद थे, वो आकर के उसको हेरोइन दे रहे थे। उस दौरान हम लोगों ने इसको पकड़ा है। घुसखोरी के आरोप पर सुपौल के त्रिवेणीगंज की बीडीओ आशा कुमारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आशा कुमारी का कहना है कि पूर्व मुखिया पति से उनका घरेलू संबंध है। पूर्व मुखिया पति ने मेरा ही पैसा लौटाया था जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। लेकिन सच्चाई यही नहीं है। वो जो गुड़िया के जो पूर्व मुखिया पति हैं उनसे मेरा घरेलू संबंध है, घर आना जाना रहता है। तो उन्होंने कुछ पैसा मुझसे लिया था, जो वहाँ पे मेरे चैम्बर में आना जाना रहता है। उनका मजाकिया लहजे में बात भी कर रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने मुझे पैसा लौटा दिया। मुझे मैं उनसे पैसा दिख रहा है कि पैसा ले रही है गलत तरीके से। तो मेरा अपना पैसा था जो उन्होंने लौटाया, और किसी ने इसी दरमियान उसका गलत यूज़ करके पता नहीं कैसे उसका वीडियो बना लिया। और ये बहुत पुराना मामला है। मैं देखी तो मुझे लग रहा है 1.5-2 साल पुराना मामला है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। इस नीति का मकसद वस्त्र, पोशाक, रेशम, विद्युत, चरखा, चमड़ा समेत जूते और उससे संबंध उद्योगों पर उनके प्रतिष्ठित स्तर पर विकास और निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस साल के लिए इस पॉलिसी की सुविधा मिलेगी और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टेक्सटाइल और चर्म इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाले निवेशकों को 10 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 18 एजेंडा पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई और इसमें एक पॉलिसी मैटर था जिस पर स्वीकृति दी गई। मैं पढ़ देता हूं पहले। इसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में समावेशित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों को जोड़े जाने के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति, वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिलने पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने खुशी जाहिर की है। टेक्सटाइल और चर्म इंडस्ट्री में निवेश करने वाले निवेशकों को 10 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार टेक्सटाइल और लेदर उद्योग का हब बनेगा। शहनवाज हुसैन से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में बिहार उद्योग का हब बनेगा। उद्योग के क्षेत्र में बिहार निरंतर आगे बढ़ेगा। आखिर टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी क्या है, इससे बिहार को फायदे क्या होंगे? हमारे साथ उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन मौजूद हैं। सर, ये पॉलिसी क्या है और बिहार को इससे फायदा क्या होगा? देखिए, आज का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी पास हो गई है और मुख्यमंत्री जी का बहुत एहसान है कि उन्होंने हमारी जो पॉलिसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बनाई उसको अप्रूव कराया, क्योंकि हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र में हमें और तेज़ी से काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्कर हैं, जो भी कपड़े बिहार के लोग पहनते हैं, हम 3rd लार्जेस्ट स्टेट हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर बहुत हैं, लेकिन वो कपड़े बनते बाहर हैं, बनाने वाले बिहारी, पहनने वाले बिहारी, लेकिन फैक्ट्री के मालिक कोई और हैं। तो उनको हम कहते हैं आप बांग्लादेश मत जाइए, चाइना मत जाइए, वियतनाम मत जाइए, आप बिहार आइए। हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी सरकार अच्छी है, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। तो हम इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, कैपिटल सब्सिडी 10 करोड़ तक दे रहे हैं। कुछ दिनों में बिहार उद्योग का हब बन जाएगा। तो बन ही रहा है। अब बिहार में सब जगह उद्योग लग गया, अब बिहार की बारी है, हमें कोई तरक्की से अब रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का कहना है कि अब तरक्की से हमें कोई रोक नहीं सकता, बिहार को उद्योग का हब बनाना है, इसकी शुरुआत कर दी गई है और अगले महीने से जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है टेक्सटाइल को
वो उसका असर भी दिखेगा। कागजी पर तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगले महीने से उसका असर दिखाई देगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मारपीट के एक मामले को लेकर परिवार के सभी सदस्य धरने पर बैठ गए। धरना दे रही महिला का कहना है कि दबंगों ने जमीन विवाद में पूरे परिवार की पिटाई की, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। परिवार एसपी से गुहार लगाने पहुंचा था, बाद में पुलिस पूरे परिवार को थाने ले गई। घर में से घिंच के लाठी, बंदूक, पिस्तौल, रोड़ा पत्थर घर का गेट तोड़ किया। इतना अनर्थ होता है। हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम। जब मेरे पास सारा सबूती है, जालसार हर चीज है मेरे पास, तभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वही नजारा देखिए, जो लोग बोल रहा था जो कोई जाइए नहीं रहा है, तो अभी फिर वहाँ से संपर्क हुआ थाना से, तो कहा ठीक है इनको भेजिए, हम जाएंगे। हम लोग कहाँ पे हंगामा करा था, किनसे मिलने आया था? ये लोग बोल रहे थे साहब एसपी साहब से हम मिलेंगे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।